हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ आज लेकर के संडे को आए हैं आपके बीच तमाम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें लगभग 55 क्वेश्चंस आपके बीच आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम लोग लगातार उन तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारे बीच में लास्ट एक सप्ते में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जिन टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उनसे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग यहाँ लेकर के आते हैं और उनका डिस्कशंस हम लोग करते हैं ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपकी तैयारी भी काफ़ी मजबूती से चलता रहे। इसमें हम आज लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे है 1857 से संबंधित विद्रोह का जो भी क्वेश्चंस है, संथाल विद्रोह से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ जो हमने पहले ही करा रखा उनसे तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे हैं महत्वपूर्ण, आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंग्ल नेपाल युद्ध से जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछले सप्ताह में और उससे पहले हमने इन तमाम टॉपिक का आसानी से डिस्कशंस विथ मैप किया था। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, उन तमाम डिस्कशंस को नहीं देख पाए हैं, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं डिस्कशंस में, देखते हैं हमारे बीच क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, उनको लेकर के हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 1855-56 का संथाल विद्रोह की शुरुआत स्थल भगनाडीह गांव झारखंड के किस जिला में है। जो 1855-56 का संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी वह भगनाडीह गांव से हुई थी, वह झारखंड के किस जिले में स्थित है, इसका क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है। तो ये साहिबगंज जिले में स्थित है भगनाडीह गांव, जहाँ से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। भगनाडीह गांव में ही सारे संथालों ने, चांद भैरव, सिद्धू, कान्हो, चांद भैरव, चारों भाइयों ने और उनके साथ तमाम संथाल जनजाति के तमाम लोगों ने मिलकर के एक विद्रोह का बिगुल फूंका था, वो भगनाडीह गांव में फूंका था। वहाँ से शुरू किया गया था 1855-56 में यह विद्रोह चला था, संथाल विद्रोह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, हूल या संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था, इसका अंत कब हुआ। तो जो भगनाडीह में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था वह 30 जून 1855 को शुरू हुआ था, इसका अंत हुआ था 3 जनवरी 1856 को। आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट है उस क्वेश्चंस में भी आपके फैक्ट मिलेंगे और साथ ही साथ उस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो एक और फैक्ट मिलेगा। कहने का मतलब हमारे क्वेश्चंस के साथ साथ आप यदि देखेंगे तो कहने के लिए यहाँ पे 55 क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप सही से अंदाज़ा लगाएंगे तो ये आपके 100+ क्वेश्चंस जाएंगे। तो उस हिसाब से मैंने फॉर्मेट बना रखा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे बीच में। दरोगा हत्याकांड 1855-56 के संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। उस दरोगा हत्या जिस दरोगा की हत्या हुई थी उस दरोगा का नाम क्या था। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जो संथाल विद्रोह हुआ था उस संथाल विद्रोह में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, एक दरोगा की हत्या हुई थी। उस दरोगा ने क्या किया था कि संथाल जनजाति के कुछ युवकों को अपने थाना में ला करके उसके साथ मारपीट की थी, जिसके कारण संथाल विद्रोह के तमाम युवकों ने, वहाँ पे संथाल विद्रोह के तमाम जनजाति लोगों ने इस दरोगा की अंततः हत्या कर दी थी। उनका नाम था महेश लाल दत्त। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव संथाल विद्रोह 1855-56 के नेतृत्वकर्ताओं ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था। तो ये संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था दोस्तों, उसमें सिद्धो, कान्हो, चांद भैरव ये 4 महत्वपूर्ण ये भाई थे, इन्होंने ही नेतृत्व किया था, जिसमें महत्वपूर्ण सिद्धो और कान्हो ने नेतृत्व किया था। उसके बाद फिर संथाल लोगों के साथ मिलकर इस विद्रोह की शुरुआत की थी भगनाडीह गांव से, जैसा कि हमने पहले ही देखा। तो इसने पहली शुरुआत में जब हुई थी तो इसमें अंग्रेज अधिकारी इनके साथ युद्ध करने के लिए आए थे। उसने इसको इस संथाल विद्रोह के इस युद्ध में, जो यहाँ पे एक्चुअली मिस प्रिंट हो गया है, आलन बरो नहीं होगा, यहाँ मेजर बारो होगा। क्या होगा? मेजर, इसको शुद्ध कर लेंगे, मेजर बारो। तो मेजर बारो की हत्या इन लोगों ने कर दी थी, मतलब मेजर बारो को हत्या नहीं, मेजर बारो को इन्होंने हराया था संथाल विद्रोह में।
तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वहीं थॉमसन और अलेक्जेंडर जो है इन्होंने फिर इस विद्रोह का दमन किया था मेजर बारो को हारने के बाद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। संथाल विद्रोह 1855-56 का जिक्र अपने लेखों में कार्ल मार्क्स और किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स के साथ साथ अपने लेखों में संथाल विद्रोह का जिक्र करने वाले एक व्यक्ति हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने अपने लेखों में, और कार्ल मार्क्स अपने लेखों में संथाल विद्रोह का जिक्र किया था, क्योंकि यह ऐसा विद्रोह पहला विद्रोह था जो जन समूह के द्वारा किया गया था और ये सीधी लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के साथ। तो ये विद्रोह की एक पहली शुरुआत थी जो आम जनता ने लड़ा था, आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। 1857 से पहले ही यह विद्रोह फूका गया था, जिसमें कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि कार्ल मार्क्स और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेखों में संथाल विद्रोह का जिक्र किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, यहाँ पे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन है। 10 नवंबर 1855 से 3 जनवरी 1856 तक मार्शल लॉ लगाकर संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? तो यहाँ पे देखिए 10 नवंबर 1855 से लेकर के 3 जनवरी 1856 तक क्या लगा था? मार्शल लॉ लगा था संथाल विद्रोह वाले क्षेत्र में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि इस मार्शल लॉ कब से कब तक लगा? 10 नवंबर 1855 से 3 जनवरी 1856 तक। तो इसमें मार्शल लॉ लगा करके संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो मैंने पहले बता दिया था, थॉमस और अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह का दमन किया था मेजर बारो के हारने के बाद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं यहाँ पे। संथाल विद्रोह उपरांत दामिने को वाले क्षेत्र संथाल परगना को जिला का दर्जा कब मिला? जो संथाल विद्रोह जहाँ हुआ था उस क्षेत्र को दामिने को कहा जाता था, और उस दामिने को अंततः संथाल परगना के जिला के नाम से घोषित कर दिया जाता है। तो इसे कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये घोषित किया गया था 30 नवंबर 1856 को इसे घोषित कर दिया गया था संथाल परगना के रूप में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1855-56 का संथाल विद्रोह किस पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है? तो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी हो जाएगी, जो कि रानीगंज के क्षेत्र में और झारखंड के क्षेत्र में ये पड़ता है। राजमहल की पहाड़ी यह संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। जैसा कि हमने बताया था चौहद्दी, यदि यहाँ पे ये संथाल विद्रोह का क्षेत्र है, तो हमने वीडियो में बताया था कि उत्तर में यहाँ पे गंगा नदी थी। उत्तर में क्या थी? गंगा नदी थी। उसके बाद इधर दक्षिण में आप आएंगे, इधर कहलगांव आपको पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कहलगांव, जो कि भागलपुर का क्षेत्र, बिहार के भागलपुर का क्षेत्र, कहलगांव क्षेत्र यहाँ पे दक्षिण में। यहाँ पे यदि पूरब की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका रानीगंज पड़ेगा, या आप उसको ये बोल सकते हैं क्या, जो राजमहल का क्षेत्र है, राजमहल का क्षेत्र या रानीगंज। और यहाँ इधर देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम में ये आपका पड़ेगा साहेबगंज जिला, जो कि भगना डी है। तो ये आपकी चौहद्दी हो गई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे इस बात का। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, संथाल विद्रोह की जो चौहद्दी है ये उत्तर में गंगा नदी ठीक है, और दक्षिण में जो था ये कहलगांव ना होकर के दक्षिण में क्या हो जाएगा? दक्षिण में हो जाएगा रानीगंज का क्षेत्र, और ये पश्चिम में हो जाएगा कहलगांव। पश्चिम में क्या हो जाएगा? कहलगांव, ठीक है। ये कहलगांव का क्षेत्र जो भागलपुर में, और इधर राजमहल की पहाड़ी जो पूरब के क्षेत्र में है, और ये दक्षिण में रानीगंज का क्षेत्र है जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, उत्तर में गंगा नदी। तो यह चौहद्दी थी संथाल विद्रोह की, इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास। आइए चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है कि संथाल विद्रोह 1855-56 से कौन सा क्षेत्र नहीं जुड़ा था? संथाल विद्रोह 1855-56 से कौन सा क्षेत्र नहीं जुड़ा था? जैसा कि हमने बताया, कहलगांव जुड़ा था, रानीगंज जुड़ा था, साहेबगंज जुड़ा हुआ था, ये किशनगंज नहीं जुड़ा हुआ था। ये आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे चौहद्दी क्या बताया मैंने, उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, कहलगांव का क्षेत्र, दक्षिण में रानीगंज का क्षेत्र, और इधर पूरब में ये आपके राजमहल की पहाड़ी। इसको याद रखेंगे, जो साहेबगंज जिले के आसपास में ये पड़ता है। तो इस हिसाब से इसे आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, वीरभूम और किस जिले का बंटवारा कर संथाल परगना 1856 में किया गया था? तो वीरभूम के साथ साथ भागलपुर जिले का कुछ क्षेत्र लेकर के संथाल परगना को बनाया गया था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। 1848 में व्यवगत सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है,
डलहौजी ने शुरू किया था। तो क्या कहा गया क्वेश्चन, 1848 में व्यवगत सिद्धांत शुरू हुआ जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहा जाता है और डलहौजी ने शुरू किया था। इसे समाप्त 1858 में किसने किया था? तो डलहौजी ने जो 1848 में व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट शुरू किया, उसे डलहौजी ने शुरू किया था। उसे समाप्त 1858 में किसने किया? तो कैनिंग ने किया था। कैनिंग जो है 1858 में 1 नवंबर को जब राज दरबार यहाँ पे लगा था इलाहाबाद में, जिसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इन्होंने पढ़ा था, उसी में इस व्यवगत के सिद्धांत को खत्म किया गया था। 1858 में कैनिंग के द्वारा ये समाप्त किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे बीच में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। डलहौजी ने हड़प सिद्धांत से कुल 8 राज्यों को हड़पा था, ये भी याद रखेंगे, जिसमें सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में और बघाट को 1850 में। तो झांसी को कब हड़पा था? तो झांसी को हड़पा था 1853 में, याद रखेंगे। उन्होंने कुल 8 वर्षों के कार्यकाल में, जो डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर के 56 तक का कार्यकाल था, इस 8 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने लगभग 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को इन्होंने अपने क्षेत्र में, ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया था, 10 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को। और उसके साथ साथ 8 राज्यों को व्यवगत के सिद्धांत से इसे हड़पा था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, व्यवगत सिद्धांत कैसा है उस वीडियो में आप जाकर के 1857 के वीडियो में देख सकते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 8 राज्यों में, जिसमें कि सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में और झांसी को 1853 में हड़प लिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत डलहौजी द्वारा राज्यों को हड़पने और वर्ष का जो मिलान है, इसको देखें कौन सा मिलान गलत है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ 1800, उदयपुर को कब हड़पा था? 1852 में, सही है। नागपुर को 1854 में हड़पा था। करौली को 1855 में हड़पा था। झांसी को यहाँ पे 1856 दिया हुआ, ये गलत है, जो कि 1853 में झांसी को व्यवगत सिद्धांत से हड़पा था। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया था? तो डलहौजी ने कुशासन के आधार पे जो है अवध को अपने अंदर कर लिया था, ब्रिटिश शासन के अंदर कर लिया था। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा 13 फरवरी 1856 को इन्होंने कुशासन के आधार पे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया था। उसमें अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ मैं बता दूं दोस्तों कि व्यवगत सिद्धांत से जो है 8 राज्यों को हड़पा था, वहीं अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था। कि कहा था आपके यहाँ, अवध के राजा को, वाजिद अली शाह को कहा था कि आपके यहाँ प्रशासन सही से नहीं चल पा रहा है, इसी कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा था, न कि व्यवगत सिद्धांत के आधार पर। इस बात को याद रखेंगे। मात्र 8 राज्य थे जिसे कुशासन के आधार व्यवगत सिद्धांत के आधार पर हड़पा था डलहौजी ने, वहीं पे अवध को जो है कुशासन के आधार पे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे बीच में, देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1848 में लाल किला छोड़ने का आदेश कौन दिया था? तो अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर, जिनका कि नाम बहादुर शाह द्वितीय भी है, उनको 1848 में लाल किला छोड़ने का आदेश दिया था। वह आदेश दिया था डलहौजी ने, और उन्होंने कहा था आप लाल किला छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1857 का विद्रोह इसी सब कारणों से बढ़ते गया और जुड़ते गया, और 1857 का विद्रोह होता है आगे जा करके। फिर चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए कि बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिनका नाम धोंदू पंत है, का प्रमुख सलाहकार कौन था? बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, उनका नाम धोंदू पंत है, उनका प्रमुख सलाहकार कौन था? तो प्रमुख सलाहकार की यदि बात की जाएगी तो यहाँ पे अजीमुल्ला खां इनके प्रमुख सलाहकार होंगे, ध्यान रखेंगे। वहीं तात्या टोपे इनके प्रमुख सेनापति थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन प्रमुख सलाहकार पूछा गया है, तो अजीमुल्ला खां इनका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। एवोला गाँव महाराष्ट्र निवासी
कौन 1857 विद्रोह में नाना साहब का मुख्य सेनापति था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया नाना साहब का मुख्य सेनापति तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है, इन्हीं का नाम तात्या टोपे भी है, याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपके तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग है, जिनका गांव क्या था? एओला गांव, महाराष्ट्र के निवासी थे। एओला गांव इनका घर था और ये 1857 में मुख्य सेनापति किनके थे? वो थे नाना साहब के मुख्य सेनापति। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे बीच में। यह है छापामार गोरिल्ला। क्या है? छापामार या गोरिल्ला युद्ध में निपुण, जिनका सैनिक मुख्यालय कालपी बुंदेलखंड में था, वे कौन थे? तो छापामार या गोरिल्ला युद्ध में निपुण व्यक्ति, जिनका वो अपना एक सेना का मुख्यालय भी खोल रखा था कालपी बुंदेलखंड में, वह सेनापति थे तात्या टोपे, जो कि मुख्य सेनापति नाना साहब के थे 1857 विद्रोह में। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। मित्र मान सिंह के छल से पकड़ाए 1857 के विद्रोहियों में तात्या टोपे का सबसे अंत में फांसी दी गई थी। यहाँ पे याद रखेंगे कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो सबसे अंत में 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे। और यह फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने विद्रोह किया था कानपुर के क्षेत्र में और ग्वालियर के क्षेत्र में नेतृत्व किया था, तो इसके कारण इसको फांसी दी गई थी। लेकिन इनका एक मित्र था जिनका नाम है मान सिंह, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मान सिंह के धोखेबाजी के कारण, गद्दारी के कारण इसे पकड़ लिया जाता है तात्या टोपे को और अंततः इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इनको फांसी दे दी गई थी 1859 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 अप्रैल 1859, जो कि आपका यह सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1859। आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे बीच में। 29 मार्च 1857 के दिन बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे को बग और ह्यूसन की हत्या के आरोप में कोर्ट मार्शल कब किया? तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, कई आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर का जो सिपाही था 34वीं रेजिमेंट का मंगल पांडे ने बग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। तो इन दोनों की हत्या के आरोप में, घायल करने के आरोप में इनको कोर्ट मार्शल किया गया था। तो कोर्ट मार्शल का तारीख पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1857, ये याद रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1857। वहीं फांसी की यदि बात की जाएगी तो 8 अप्रैल 1857 होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, 6 अप्रैल 1857 को ह्यूसन और बग की हत्या के आरोप में मंगल पांडे को यहाँ पे कोर्ट मार्शल किया गया था और अंत में 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, जिसके बाद ये विद्रोह आगे बिगुल फूका गया था वहाँ मेरठ से, जिसके बाद ये 1857 का विद्रोह क्रमबद्ध आगे चरणों में बढ़ता जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है यहाँ पे। जैसा कि है, बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट सिपाही मंगल पांडे को विद्रोह जो किया था 29 मार्च 1857 के समय, बंगाल सेना का कमांडर कौन था? जब 29 मार्च 1857 को जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया, जो बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, तो उस बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट में उस समय तो विद्रोह किया, लेकिन बंगाल का सेनापति कौन था, यह क्वेश्चन है। तो बंगाल का सेनापति या कमांडर जो होगा वो हेयरसे होगा, यहाँ पे आंसर हेयरसे होगा, याद रखेंगे। हेयरसे बंगाल का कमांडर था। बग को और ह्यूसन को तो हत्या कर दिया था, घायल कर दिया गया था, वो एक छावनी का कमांडर था, लेकिन बंगाल का कमांडर जो था वो हेयरसे था, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है यहाँ पे, 10 मई 1857 को मेरठ के 3rd कैलेवरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह फूका था? तो यहाँ पे याद रखेंगे 10 मई 1857 को मेरठ में 3री कैलेवरी रेजिमेंट के जो सिपाही थे वह विद्रोह फूक दिए थे, क्योंकि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और अन्य तमाम अंदर बातें वहाँ पे सुलगती गई, जिसके कारण ये मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह सिपाहियों ने कर दिया। तो उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे धन सिंह गुर्जर, यहाँ पे याद रखेंगे धन सिंह गुर्जर जो थे, इनके नेतृत्व में सिपाहियों ने मेरठ में पूरा विद्रोह कर दिया। और धन सिंह गुर्जर उस समय कोतवाल थे और इन्हीं कोतवाल में अपने सिपाहियों को संरक्षित किया था और अंततः जेल से लगभग 800 प्लस सिपाहियों को छुड़ा करके फिर विद्रोह किया था। और वह फिर 10 मई को वहाँ से पैदल मार्च करते हुए 11 मई वो पहुँच जाते हैं दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ से फिर आगे यह 1857 का विद्रोह आगे बढ़ता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं, रोहिणी देवघर झारखंड तत्कालीन बिहार में 32वीं रेजिमेंट ने
1857 में कब विद्रोह की शुरुआत की थी? जो रोहिणी है वो देवघर में अभी है, जो कि वर्तमान झारखंड राज्य में है। अब उस समय तत्कालीन बिहार में हुआ करता था। तो रोहिणी देवघर के तत्कालीन बिहार में 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह किया था 1857 में। तो वह कब किया था? तो इस विद्रोह की शुरुआत जो की गई थी वह 12 जून को की गई थी। मतलब बिहार में पहली शुरुआत यदि कहें 1857 का, तो रोहिणी देवघर में 12 जून को हुआ था 1857 में। उसके बाद ये 32वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को वहाँ से बर्खास्त करके, उस रेजिमेंट को ख़त्म करके उन्हें फिर भागलपुर में उसके मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारे बीच में? यह है 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से निम्न में कौन नहीं था? 1857 विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शियों में से निम्न में कौन नहीं था? जो 1800 विद्रोह चल रहा था 57 का, उसमें कौन प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास विस्कॉन्ट पाम्स्टन, ये तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये उस समय थे। मिर्जा गालिब भी थे इसके प्रत्यक्षदर्शी, और कार्ल मार्क्स भी थे इसके प्रत्यक्षदर्शी थे। कौन नहीं थे ये पूछा है, तो स्वामी विवेकानंद ये प्रत्यक्षदर्शी 1857 के नहीं थे, क्योंकि इनका जन्म 1862 में होता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, सही आंसर। तो ये आप डी को लेकर के चलेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या है। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कौन दबाया था? तो 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की शुरुआत की थी, पीर अली ने की थी। यह पीर अली जो है एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने यह विद्रोह की शुरुआत पटना से शुरू किया था। और इनको विद्रोह को दबाया कौन था, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस विद्रोह को दबाया था अंततः कमिश्नर टेलर ने, जिसमें कि इसमें पीर अली को फांसी भी दे दी गई थी, जो कि आगे हम लोग अभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को पटना में दबाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। कमिश्नर टेलर ने पटना में 1857 के पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबा दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखते हैं, पुस्तक विक्रेता पटना के पीर अली को 1857 में कब फांसी दी गई थी? 3 जुलाई को उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, और 7 जुलाई को उन्हें 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। एक्चुअली में पीर अली ने एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी, उसी के आरोप में इन्हें 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। दानापुर के 7वीं, 8वीं, 40वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने कब विद्रोह प्रारंभ किया? तो यहाँ पे याद रखेंगे दानापुर के कौन कौन रेजिमेंट है, 7वीं है, 8वीं और 40वीं, मतलब 3 रेजिमेंट ने मिल करके सिपाहियों ने दानापुर में विद्रोह का बिगुल फूंका था, क्योंकि 7 जुलाई को यहाँ पे पीर अली को फांसी दे दी गई थी। तो यह जो विद्रोह फूंका था, इसका बिगुल जो फूंका था 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट वाले सिपाहियों ने दानापुर में, वह 25 जुलाई 1857 को इसका विद्रोह को प्रारंभ किया था, जिसमें यहाँ से फिर चले जाते हैं ये आरा में वीर कुंवर सिंह का नेतृत्व प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे बीच में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पे है, पटना, आरा, तिरहुत, सारण आदि के क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह के क्रम में कब मार्शल लॉ लगाया था? तो 1857 में मार्शल लॉ लगा दिया गया था जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी बिहार के क्षेत्र में। तो मुख्य रूप से पटना, आरा, तिरहुत, सारण, पश्चिम चंपारण वगैरह के क्षेत्र में ये यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो मार्शल लॉ लगाया था, वो मार्शल लॉ कब लगाया था, क्वेश्चन पूछा गया। तो 30 जुलाई 1857 को यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया था। यहाँ पे देखें, फिर से मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई को जो है पीर अली को फांसी दी जाती है, और 25 जुलाई को जो है 1857 में विद्रोह फूंक देता है दानापुर के सिपाहियों ने, और फिर अंततः 29 जुलाई को जो है आरा पे पूर्णतः कब्जा कर लेता है। यहाँ पे विद्रोहियों ने वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा पे कब्जा कर लेता है। फिर अंततः 30 जुलाई को मार्शल लॉ लगा करके यहाँ पे पुनः ब्रिटिश आरा और पटना के क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लेता है। वो 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लगाया था, इसे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका है, कि समाधि स्थल कहाँ है? तो झांसी के राजा गंगाधर राव थे। इनके मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था, वहाँ झांसी के क्षेत्र से और ग्वालियर के क्षेत्र से। तो वहाँ पे
इनका समाधि स्थल पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है। तो रानी लक्ष्मी का समाधि स्थल एक्चुअली में ग्वालियर में है। ये ग्वालियर में इनका, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है। वहीं इनका जन्म यदि पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। वो वाराणसी के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका है, जैसा कि सब जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इनके पति का नाम क्या था, तो गंगाधर राव। यही इनके मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे 1853 में झांसी को व्यक्तिगत सिद्धांत से जब हड़प लेता है डलहौजी 1853 में व्यक्तिगत सिद्धांत से, तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें विद्रोह का नेतृत्व कर देती है और अंततः इनकी मृत्यु जब होती है तो फिर बाद में ग्वालियर में इनकी समाधि बना दी जाती है, जिनका वाराणसी गोलघर में जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं क्या हमारे बीच में यहाँ पे है 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह है, ऐसा किसने कहा था 1857 के विद्रोह के संदर्भ में? तो ऐसा कहा था डिजरायली ने, ब्रिटेन के पीएम थे वो। उन्होंने कहा था इस 1857 के विद्रोह को संज्ञा दिया था और कहा था सचेत संयोग से उपजा एक राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 का विद्रोह। तो याद रखेंगे डिजरायली ने ऐसा कहा था। आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे बीच में, देखते हैं। यहाँ पे है जन क्रांति की संज्ञा। क्या है? जन क्रांति की संज्ञा 1857 के विद्रोह को किसने दिया था? क्या कहा था? जन क्रांति। तो किसने कहा था 1857 के विद्रोह को जन क्रांति? तो ऑप्शन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, रामविलास शर्मा, वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार। तो ये जन क्रांति की संज्ञा एक्चुअली में रामविलास शर्मा ने दिया था। इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो रामविलास शर्मा ने 1857 के विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1857 नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो 1857 जो है 1857 नामक पुस्तक जो है ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन है यहाँ पे वीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, एसएन सेन और इकबाल हुसैन। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा एसएन सेन। एसएन सेन ने ही 1857 पुस्तक लिखा था, जो कि एसएन सेन उस समय के सरकारी इतिहासकार माने जाते हैं। इसको भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया है कि तत्कालीन सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन थे, जो कि आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। इन्होंने लिखा था पुस्तक 1857। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे हमारे बीच में है। यहाँ पे स्थान क्या है? स्थान है नेतृत्व करता है, दमन करता है। ये मिलान पूछा गया है। तो स्थान नेतृत्व करता और दमन करता, निम्न में कौन मिलान गलत है? गलत वाला मिलान पूछा है। तो इसमें देखते हैं जो 1857 विद्रोह के संदर्भ में क्वेश्चन है। तो लखनऊ से हजरत महल ने किया था, हेनरी लॉरेंस ने इसका दमन किया था, सही है। फैजाबाद के क्षेत्र में जो अवध का क्षेत्र है वहाँ पे अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने इसका नेतृत्व किया था और रेनॉल्ड ने इसको दबा दिया था, ये भी सही है। इलाहाबाद के क्षेत्र में जिसमें कि लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और कर्नल रीड ने इसे दबा दिया था, इसको याद रखेंगे। इलाहाबाद के रीड नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन होगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया एक्चुअली में। तो यहाँ पे मिसप्रिंट में यहाँ पे करना क्या है? कर्नल रीड नहीं होगा, कर्नल नील होगा। तो कर्नल नील ने इलाहाबाद के क्षेत्र में लियाकत अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। वहीं बागपत के क्षेत्र में शाहमल के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ था उसे डनलप ने इसे खत्म कर दिया था, दमन कर दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम इस मिसप्रिंट को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन निकल करके अभी आ जाएगा इलाहाबाद, जो कि गलत है। इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने, लेकिन वहाँ पे दमन किया था कर्नल नील ने, रीड नहीं। इस बात को ध्यान रखें, कर्नल नील ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे सही गलत नहीं है, यहाँ पे सही है क्या है आंसर? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। 1857 विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था यह भारतीय जनता का संगठित संग्राम है? तो भारतीय जनता का संगठित संग्राम था 1857 का विद्रोह, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस बात को ध्यान रखते हुए देखते हैं। पुस्तक द रिविलियन ऑफ 1857, द रिविलियन ऑफ 1857 किसकी रचना है? तो द रिविलियन ऑफ 1857 जो है ये पुस्तक लिखा था, यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने द रिविलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। वहीं पे एसएन सेन ने, आपको यहाँ पे मैंने बताया कि एसएन सेन जो लिखा था वो 1857 पुस्तक, सिर्फ 1857 उसका नाम था। और यहाँ पे वीडी सावरकर की बात करेंगे तो ये फर्स्ट
ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 1857 को, फर्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वार करके पुस्तक इन्होंने वी.डी. सावरकर ने लिखा था। वहीं पे आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, 1857 विद्रोह के बारे में किसका कथन है? न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन यहाँ पे इकबाल हुसैन, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका आर.सी. मजूमदार ने ऐसा कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है न राष्ट्रीय है, न प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी इनके मत के अनुसार इनका मानना था कि 1857 से पहले भी कई विद्रोह हो चुके थे, और राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि ये पूरे राष्ट्र स्तर पे नहीं हुआ था, ऐसा इनका मानना था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे बीच में। अगला क्वेश्चन, पुस्तक ग्रेट म्यूटिनी, क्या है? ग्रेट म्यूटिनी पुस्तक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ग्रेट म्यूटिनी पुस्तक जो है, यहाँ पे ऑप्शन है क्रिस्टोफर हवर्ड रसेल, L.R. रीच, लॉरेंस सीले। तो ऑप्शन यहाँ पे क्रिस्टोफर हवर्ड हो जाएगा, जो कि क्रिस्टोफर हवर्ड ने 1857 के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा, उसका शीर्षक दिया ग्रेट म्यूटिनी। तो ये क्रिस्टोफर हवर्ड ने लिखा था। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। 1857 के विद्रोह उपरांत प्रशासनिक परिवर्तन कर मद्रास में सैनिक अनुपात क्या था? जिसमें कि सैनिक अनुपात पूछा गया यूरोपीय अनुपात भारतीय, कि यूरोपीय कितने थे, उसके कितने यूरोपीय पे कितने भारतीय सैनिक मद्रास के क्षेत्र में थे, ये क्वेश्चन पूछा गया जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया था। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ दोस्तों कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद इसमें प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे, जिसमें कि कई क्षेत्रों में प्रशासनिक परिवर्तन करते हुए सैनिक के अनुपात को बदला गया था। जैसे कि 1857 से पूर्व की यदि बात करें तो बंगाल के क्षेत्रों में जो था वो लगभग 5 अनुपात यूरोपीय और भारतीय का अनुपात करेंगे तो यूरोपीय का 1 सिपाही पे 5 भारतीय, या कभी कभी इसको देखेंगे 1 यूरोपीय पे 6 भारतीय सिपाही हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये विद्रोह से पहले की बात है, ये बंगाल के क्षेत्र में था। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मद्रास के क्षेत्र में जो था 1 यूरोपीय पे 3 भारतीय हुआ करता था, या 1 यूरोपीय पे लगभग 3 भारतीय सिपाही मद्रास मुंबई के क्षेत्र में हुआ करता था। तो प्रशासनिक परिवर्तन 1857 के बाद क्या किया गया कि बंगाल के क्षेत्र में इसको 1 यूरोपीय पे 2 ही सिपाही कर दिया गया, भारतीय 2 सिपाही और 1 यूरोपीय, ये अनुपात बंगाल के क्षेत्र में किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह के उपरांत जहाँ पे 1:5 या 1:6 हुआ करता था, वहीं पे यूरोपीय 1 पे मात्र 2 भारतीय सिपाही हुआ करते थे विद्रोह के बाद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मद्रास के क्षेत्र में विद्रोह के बाद क्या अनुपात था, तो मद्रास के क्षेत्र में 1:3 का यह अनुपात था। मद्रास या बम्बई में 1 यूरोपीय पे 3 भारतीय सिपाही हुआ करते थे, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो मैंने वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिया था, वो वहाँ पे मैंने एक्चुअली बंगाल के बारे में 1:3 बोल दिया था, जो कि वो सही नहीं होगा। ऑप्शन होगा यहाँ पे 1:3 मद्रास में विद्रोह के उपरांत। विद्रोह के उपरांत बंगाल में यदि बात करेंगे तो वो विद्रोह के उपरांत हो जाएगा 1:2, ये बंगाल के क्षेत्र में। तो इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, विद्रोह से पूर्व की बात यदि करा जाए तो 1:6, 1:5 या 1:6 भी ऑप्शन के अनुसार आप जाएंगे। 1:5 रहेगा तो 1:5 पे ही जाएंगे। तो समानतः 1:5 या 1:6 विद्रोह से पहले बंगाल के क्षेत्र में सिपाहियों का हुआ करता था कि 1 यूरोपीय होगा तो 5 भारतीय होगा, या 1 यूरोपीय होगा तो 6 भारतीय होगा। लेकिन चूंकि विद्रोह हुआ तो उसके बाद प्रशासनिक परिवर्तन किया तो बंगाल के क्षेत्र में 1 यूरोपीय पर मात्र 2 भारतीय कर दिया, मतलब रेशियो को घटा दिया। तो यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में 1:2 और मद्रास के क्षेत्र में 1:3 रहता है, ये विद्रोह के बाद। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पे देखिए, नेतृत्वकर्ता स्थान दमनकर्ता, निम्न में कौन सही मिलान है? तो कौन सही मिलान है, यहाँ पे देखना है कि कहाँ से कौन नेतृत्व किया और कौन दमन किया, इसके बारे में पूछा है। तो पीर अली, ये पटना में नेतृत्व किया था, जिसको कमिश्नर टेलर ने दबाया था, ये सही है। तात्या टोपे,
जो कि मुख्य सेनापति नाना साहब के थे। इन्होंने कानपुर में मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। हालांकि ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर में भी इन्होंने नेतृत्व किया था तथ्यों पे, लेकिन यहाँ पे कानपुर में इनका मुख्य नेतृत्व के रूप में जाना जाता है। और इसको कानपुर में कॉलिन कैंपबेल ने दबा दिया था, ये भी सही है। कुंवर सिंह जो है आरा में नेतृत्व किया था और विंसेंट आयर ने यहाँ पे आरा में इसे दबाया था, इसको खत्म किया था, याद रखेंगे। पटना में टेलर ने दबाया था, पटना में विद्रोह को टेलर ने दबा दिया था, लेकिन यहाँ पे कुंवर सिंह आरा क्षेत्र की बात करेगा तो विंसेंट आयर ने इसे दबाया था, याद रखेंगे। और बनारस के क्षेत्र में लियाकत अली नेतृत्व किया था और जेम्स नील ने, ये कर्नल नील ने इसे दमन किया था। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो सभी मिलान सही हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ई, सभी मिलान सही है। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके नेतृत्वकर्ता दमनकर्ता को बार बार ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या हमारे बीच। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने सुनाया था? एक्चुअली यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों बैकग्राउंड में कि जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ तो 1 नवंबर 1858 को, कब? 1858 को एक दरबार लगाया। कहाँ पे? इलाहाबाद में एक दरबार लगाया। इस इलाहाबाद दरबार में क्या किया गया? महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र तैयार किया और उस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी हम लोग व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर या जीतों और हड़पों की राजनीति हम लोग करते हैं, उसको ख़त्म करते हुए तमाम जो भारतीय राजा हैं उन्हें गोद लेने की अनुमति दी जाती है और सहयोग और समन्वय बना करके आगे का कार्यक्रम इन्होंने तैयार किया था कि आगे ब्रिटिश शक्ति जो है सहयोग और समन्वय के साथ यहाँ पे अपना काम करेगी। तो इलाहाबाद दरबार जो है, इलाहाबाद दरबार में इन्होंने इस घोषणा को सुनाया था, इस पत्र की घोषणा को, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को सुनाया था। तो सुनाने वाले व्यक्ति थे उस समय के कैनिंग, जो कि यहाँ पे उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे और यही कैनिंग प्रथम वायसराय बन करके भारत में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारे बीच में क्या है। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। अब अन्य क्वेश्चन आ गया। सन 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, इसको पूछा गया है। तो नेतृत्वकर्ता यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की यदि बात करें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में नेतृत्व यदि बात करें तो नेतृत्वकर्ता अंग्रेज की तरफ से अलग और सिख की तरफ से अलग थे। तो यहाँ पे यदि हम सिख की पहले बात कर लें तो सिख में वहाँ पे दिलीप सिंह थे राजा, जो कि दिलीप सिंह राजा बहुत कम उम्र के थे। तो इनका संरक्षक था लाल सिंह। कौन था? लाल सिंह इनका संरक्षक था। तो लाल सिंह ने क्या किया? ये नेतृत्व किया सिख की तरफ से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में और यही नेतृत्व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में भी सिख की तरफ से करेंगे। फिर यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से यदि बात करें तो अंग्रेज की तरफ से यहाँ पे गवर्नर जनरल उस टाइम थे हार्डिंग प्रथम। कौन थे? हार्डिंग प्रथम थे। और लेकिन इस युद्ध में नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो सेनापति वहाँ पे गौफ था, इसको ध्यान रखेंगे। पुनः मैं बता दूं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो या द्वितीय हो, उसमें दिलीप जो राजा थे दिलीप सिंह, उसके तरफ से उनका सेनापति लाल सिंह नेतृत्व किया था प्रथम और द्वितीय दोनों में। लेकिन अंग्रेज की तरफ से प्रथम में हार्डिंग प्रथम थे यहाँ पे गवर्नर जनरल, जिसके कि सेनापति मुख्य रूप से गौफ थे। इन्होंने ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में भाग लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका गौफ, सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे बीच में। तो आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारे बीच में। किस संधि के उल्लंघन के कारण प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो शुरुआत होने की बात कही जाती है तो उसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से अमृतसर की संधि का उल्लंघन हुआ था। क्या हुआ था? अमृतसर की संधि का उल्लंघन हुआ था, जो कि यहाँ पे अमृतसर की संधि जो है मुख्य रूप से यह संधि जो है महाराजा रंजीत सिंह, क्या थे? महाराजा रंजीत सिंह के बीच और उस समय के एक व्यक्ति थे अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकाफ, वही चार्ल्स मेटकाफ जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये अमृतसर की संधि इन दोनों के बीच, महाराजा रंजीत सिंह के बीच और यहाँ पे चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुआ था, जिसमें कि इसमें ये कहा गया था कि अंग्रेज जो है वो सतलुज नदी से इधर नीचे या पूरब की ओर रहेंगे और सिख की सेना जो है मुख्य रूप से ये रहेंगे किधर? ये रहेंगे उधर सतलुज नदी के पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में। और इसमें इस बीच में यदि सिखों को यदि कोई परेशान किया जाता है तो उसका यहाँ पे अंग्रेज समर्थन करेंगे, लेकिन इस संधि का उल्लंघन हो जाता है। यह संधि मुख्य रूप से होता है वो 25 अप्रैल
9 को, इसको भी ध्यान रखेंगे। संधि कब हुई थी अमृतसर की संधि? 25 अप्रैल 1809 को ये संधि होती है राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में, जो कि इस संधि के उल्लंघन के कारण मुख्य रूप से आंग्ल सिख युद्ध प्रथम ये होता है, इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे बीच में, यहाँ पे है हमारे पास कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय गवर्नर कौन थे? जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848-49 में हुआ था, ये अंतिम युद्ध था। आंग्ल सिख युद्ध मात्र 2 हुए थे, ये अंतिम युद्ध था आंग्ल सिख युद्ध। यहाँ पे 1849 में इस युद्ध के बाद पूरे आंग्ल सिख पे पूरा कब्जा हो जाता है ब्रिटिश का, और यूँ कहें तो ब्रिटिश का जो है एक भारत पे प्रभुत्व स्थापित होने का बात यहाँ पे कही जाती है। तो इसमें आंग्ल सिख युद्ध जो द्वितीय हुआ था 1848-49 में, उस समय के गवर्नर यदि कहा जाए तो वहाँ पे गवर्नर थे डलहौजी। इस बात को याद रखेंगे, डलहौजी यहाँ पे गवर्नर थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 1848 से लेकर के 56 तक कार्यकाल चलता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या है देखते हैं। 3 जनवरी 1849 को गवर्नर डलहौजी के समय सिख शेर सिंह ब्रिटिश गौफ के बीच अनिर्णित युद्ध कौन सा हुआ था? तो यहाँ पे जो 13 जनवरी 1849 को एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है अनिर्णित युद्ध, मतलब इस युद्ध में कोई ज़्यादा परिणाम नहीं निकला था, जिसमें सिख की तरफ से शेर सिंह और अंग्रेज की तरफ से गौफ ने नेतृत्व किया था। ये 3 जनवरी 1849 वाला जो युद्ध है, इस युद्ध का नाम यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, भेरावल, रामनगर, सबराई, चिलियावाला। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका निकल के आएगा चिलिया वाला युद्ध जो है, चिलिया वाला युद्ध। ये युद्ध, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था, जिसमें नेतृत्वकर्ता ब्रिटिश की तरफ से थे गौफ यहाँ पे, और शेर सिंह पंजाब की तरफ से, सिख की तरफ से। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं महालवाड़ी प्रथा जो 1822 में लगभग 30% ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर भूभाग पर लगा था, तो किसने लगाया था? क्वेश्चन है महालवाड़ी प्रथा 1822 में लगभग 30% ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र या भूभाग पर किसने लगाया था? तो महालवाड़ी जो है वो मुख्य रूप से लगा था ये पंजाब के क्षेत्र में। यदि भारत की बात करें तो ये पंजाब का क्षेत्र इधर जो है, यदि हम इसको ऐसे दिखा दें, 1 मिनट सही से मैप ही बना देता हूँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपका यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे यदि हम भारत की मैप की बात करते हैं, ये हमारा मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट है, इधर भारत की बात, फिर तो 1 सेकेंड, ये यदि हम भारत की बात करें तो इन पंजाब के क्षेत्रों में मुख्य रूप से महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई थी, क्योंकि ये महालवाड़ी प्रथा लगभग 30% भारतीय ब्रिटिश भूभाग पर ये लगाया गया था, और इसकी शुरुआत जो है मुख्य रूप से हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। इस बात को याद रखेंगे, हॉल्ट मैकेंजी ने ये महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई थी, जिसका डिटेल तमाम जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उन तमाम क्वेश्चंस का डिस्कशंस अच्छे से डिटेल में यदि आपको देखना है, कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में आप चले जाइए, वहाँ पे कंटिन्यूअस मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे बीच में मुख्य रूप से। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन गलत मिलान है? गलत मिलान खोजना है। क्या क्या है? जमींदारी प्रथा की बात कहता है। जमींदारी प्रथा 1793 में शुरू हुआ था, सही बात है। 19% क्षेत्र पर लगा था, ये भी सही बात है। और कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, ये भी सही है। महालवाड़ी प्रथा की बात करें तो 1822 में 30% क्षेत्र पर हॉल्ट मैकेंजी ने ये लगाया था, इसको भी याद रखेंगे, हॉल्ट मैकेंजी ने। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं रैयतवाड़ी प्रथा की बात करें तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है 1820 में 51% क्षेत्र पर लगभग लगा था, ये हेक्टर मुंडो ने लगाया था। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्र में लगाया था रैयतवाड़ी। जैसा कि जमींदारी प्रथा बंगाल के क्षेत्र में, महालवाड़ी प्रथा पंजाब के क्षेत्र में, रैयतवाड़ी प्रथा जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में लगाया था। तो ये रैयतवाड़ी 1820 में 51% भारतीय ब्रिटिश भूभाग पे लगा था, हेक्टर मुंडो ने इसे लगाया था। वहीं ठेकेदारी प्रथा जो 1772 में शुरू किया था वारेन हेस्टिंग में बंगाल के क्षेत्र में, जो पंचवर्षीय या 1 वर्षीय वो ठेकेदारी प्रथा शुरुआत किया था वारेन हेस्टिंग ने। तो ये सारे मिलान जो है ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, सभी सही है यहाँ पे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ एक ही में मैंने सारी चीज़ों को लाने का प्रयास किया ताकि आप इसको बार बार देखें और याद रखें।
इसका मैप के साथ मैंने डिस्कशन किया हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तमाम वीडियोस का डिस्कशन जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे क्या है हमारे बीच में, यहाँ पे है लॉर्ड हेस्टिंग भीमसेन थापा के बीच आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ था, इनसे संबंधित युद्ध है। जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था मात्र एक हुआ था, जिसे गोरखा युद्ध भी कहते हैं, 1814-16 में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध प्रथम या पहला या अंतिम यही है। और इससे संबंधित कई युद्ध हुए थे, जिसमें अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग नेतृत्व करता थे और इधर नेपाल की तरफ से जो है भीमसेन थापा थे। तो इसमें कई युद्ध हुए थे। तो क्वेश्चन पूछा कौन युद्ध इससे संबंधित है, तो मुख्य रूप से इसमें यदि यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नल पानी का युद्ध। ये नल पानी के किला के लिए यह युद्ध लड़ा गया था, और नल पानी का युद्ध ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए गोरखा युद्ध जो नेपाल युद्ध है, गोरखा युद्ध 1814-16 के समय बंगाल गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल गवर्नर जनरल कौन था, इसे अभी मैंने पहले ही बता दिया, लॉर्ड हेस्टिंग थे बंगाल गवर्नर जनरल। कहाँ पे, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय या गोरखा युद्ध के समय, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वही बात करें, यदि ये तो ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व करता थे और नेपाल की तरफ से भीमसेन थापा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे बीच में, यहाँ पे 4 मार्च 1816 वाली सुगौली की संधि का नाम बदलकर कब सतत शांति और मैत्री की संधि कर दी गई थी, तो 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि हुई थी, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध इसी संधि से खत्म होता है, इस बात को याद रखेंगे। सुगौली की संधि कब हुई थी, 4 मार्च 1816 को। और इस संधि का नाम, जो सुगौली की संधि का नाम बदल दिया जाता है आगे चल करके, जिसका नाम कर दिया जाता है सतत शांति और मैत्री की संधि। तो सतत शांति मैत्री की संधि इसे कर दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो इस ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1923 में इसे सतत शांति और मैत्री की संधि कर दी जाती है, सुगौली की संधि को, जो 4 मार्च 1816 को हुआ था। और इसी संधि के साथ नेपाल सीमा भी निर्धारण हुआ था और आंग्ल नेपाल युद्ध भी खत्म हुआ था। आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है हमारे बीच में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। देखिए सुगौली किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो ये सुगौली देखिए यहाँ पे सुगौली जो है बिहार के पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों क्षेत्र से संबंधित है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया है एक लोकसभा क्षेत्र, तो लोकसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण में आता है। एक्चुअली सुगौली जो है वो पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है, लेकिन इस पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है ये भौगोलिक रूप से, लेकिन राजनीतिक रूप से ये पश्चिम चंपारण के लोकसभा क्षेत्र में आता है, इस बात को याद रखेंगे। तो भौगोलिक रूप से पूर्वी चंपारण जिला में है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र ये पश्चिम चंपारण में चला जाता है, सुगौली का क्षेत्र। तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या हमारे बीच में। यहाँ पे सुगौली की संधि कब लेखबद्ध हुआ था, जो सुगौली की संधि हुई थी एक्चुअली 4 मार्च 1816 को, तो ये हुआ था, पूरा कंप्लीट हुआ था सुगौली की संधि, जिसके कारण नेपाल युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये लेखबद्ध हुआ था कब, तो लेखबद्ध पहले ही हो गया था 2 दिसंबर 1815 को, इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 दिसंबर 1815 को ये लेखबद्ध हो चुका था, लेकिन ये लागू हुआ था कब, ये 4 मार्च 1816 को। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा लेखबद्ध 2 दिसंबर 1815, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं निम्न में से किसका संबंध गोरखा युद्ध 1814-16 से नहीं है, तो गोरखा युद्ध जो हुआ था उससे उसके बीच में कई युद्ध हुए थे, तो उसमें पूछा है कि ये नेपाल युद्ध या गोरखा युद्ध के संबंध में कौन इसमें नहीं जुड़े थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। कालंग किला हमला ये संबंधित था, जैतक का युद्ध ये भी संबंधित था, रामनगर का युद्ध ये संबंधित एक्चुअली में नहीं था, नल पानी का युद्ध तो ये मुख्य युद्ध ही था आंग्ल नेपाल युद्ध, तो रामनगर का जो युद्ध ये इससे संबंधित नहीं था, रामनगर का युद्ध। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या हमारे बीच में महत्वपूर्ण। किन दो नदियों के बीच नेपाल सीमा का निर्धारण सुगौली की संधि 4 मार्च 1816 द्वारा हुआ था, तो नेपाल सीमा का निर्धारण जब देखेंगे तो नेपाल की यदि बात करें तो यदि इसको आप नेपाल मानते हैं तो इसके पश्चिम में एक नदी बहती है और पूरब में भी एक नदी बहती है, पश्चिम में एक नदी है और ये इसके नेपाल के पूरब तरफ में एक नदी है। तो ये पूरब वाली जो है ये सिक्किम के क्षेत्र से होकर के आती है और बहती है, और उसके बाद एक ही नदी जो है पश्चिम के क्षेत्र में ये आपको उत्तराखंड के क्षेत्र में ये बहती है। तो
पश्चिम के नेपाल के पश्चिम वाली नदी का क्या नाम है? नेपाल के पश्चिम में जो नदी है ये महाकाली नदी है, और नेपाल के पूर्व में जो नदी बहती है उसका नाम है तीस्ता नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी मेची नदी, सॉरी तीस्ता नहीं मेची नदी। तो यहाँ पे आपका ये मेची नदी है, तो मेची नदी और महाकाली नदी यहाँ पे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन बी। महाकाली नदी और मेची नदी के बीच में ये नेपाल का क्षेत्र है, जिसका कि बहुत अच्छे से डिस्कशन हमने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में किया हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है हमारे बीच में। गोरखा युद्ध में नेपाल अपना लगभग कितना हिस्सा ब्रिटिश को सौंपा था? तो गोरखा युद्ध में नेपाल अपना लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो ब्रिटिश को सौंपा था? तो उसमें 1/3 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश को सौंप दिया था गोरखा युद्ध के बाद, नेपाल युद्ध के बाद। इसको ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये 1/3 हिस्सा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या हमारे बीच में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे था, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगातार हम लोग, मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं संडे को जितने भी क्वेश्चंस हम लोग, कॉन्सेप्ट हम लोग सप्ताह के इस संडे से पहले जो भी डिस्कस करते हैं या उससे पहले भी कुछ डिस्कस किए हुए हैं, तो उनसे ही संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाता हूँ। और एक क्वेश्चन को आप फॉर्मेट में देखेंगे तो उसमें लगभग 2 या 3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसा कि यहाँ पे 55 क्वेश्चन की बात मैं कह रहा हूँ, तो 55 ना होकर के ये 110-120 क्वेश्चन के आसपास आपका यहाँ पे आज डिस्कशन हो गया। तो यही फॉर्मेट मेरा रहता है। आपको मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट को आप देखें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज जो जिसका कि नाम हमने रखा है ऑब्जेक्टिव मेला सीरीज, इसको भी आप देखते रहेंगे तो पीछे का आप सारा चीज़ रिवीजन कर पाएंगे। और यदि कोई दोस्त पहले से पढ़ रखे हैं तो उसे ना भी देखें वीडियो को, तो भी आप इस ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शंस को देखेंगे तो आपका सारा रिविजन होता चला जाएगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को कवर करके चलता हूँ ताकि यहाँ पे आपके कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से ना छूटे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर अगला वीडियो आपका आने वाला है, चूंकि आज संडे था तो मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया, तो अगला वीडियो आपका आएगा जो हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात की थी, उसमें फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अगला वीडियो आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2 और अंतिम वाला पार्ट वो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आप देख लेंगे, जिसमें कि आपको मैं बता दूं कि उसके जितने भी संगठन संस्थापक हैं और या अधिनियम जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से लाए गए थे, जैसे कि संगठन की बात करें तो आर्य समाज या देव समाज या अन्य कोई भी जितने भी जो ब्रह्म समाज है, जितने भी संगठन थे, लगभग 25 से 30 संगठन है, उनके संस्थापक का नाम और संगठन का नाम मैं आपको उसी वीडियो में वहीं पे याद करवाऊंगा। एक मस्त आपके पास साइंटिफिक तरीका लेकर के आया हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके साथ ही साथ जितने भी अधिनियम लाए थे सती प्रथा को लेकर के या ठगी प्रथा को लेकर के, दास प्रथा को लेकर के या अन्य बाल हत्या को लेकर के, तो उन तमाम अधिनियम कौन लाए थे और उसके लाने वाले का नाम वो आपको मैं वहीं पे याद करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।